शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति का चयन करने हेतु गुरुवार 11 मार्च को पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिलाधीश शैलेश नवाल की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है। स्थायी समिति का अगला सभापति कौन होगा, इसे लेकर इस समय मनपा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। 16 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 8 सदस्य निर्वाचित हैं और इस स्पष्ट बहुमत के आधार पर विगत 4 वर्षों की तरह मौजूदा सदन के 5वें व अंतिम वर्ष में भी सभापति पद पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहना लगभग तय है। सभापति पद के दावेदारों के नाम पर विचार करने हेतु गत रोज भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई की कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी, जो किसी कारण नहीं हो पाई। गत रोज तक स्थायी समिति सभापति पद की रेस में पार्षद स्वाति कुलकर्णी, गोपाल धर्माले, सचिन रासने व चंदू बोमरे को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब स्थायी समिति सभापति पद के चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रमुख दावेदार के रूप में पार्षद रीटा पटोले का नाम उभर कर सामने आया है। साथ ही राहटगांव प्रभाग के पार्षद गोपाल धर्माले भी अब पूरी ताकत के साथ सभापति पद की रेस में बताए जा रहे हैं। अब सभी का ध्यान इस ओर लगा है कि ऐन समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभापति पद हेतु किस पार्षद का नाम आगे बढ़ाया जाता है, और उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि सभापति पद का चुनाव आम सहमति के साथ निर्विरोध होता है अथवा इसके लिए विपक्षी दलों द्वारा मैदान में अपना उम्मीदवार उतारे जाने पर मतदान कराए जाने की नौबत आती है। इन दिनों हाई रिस्क वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी कोविड टेस्ट कराते हुए थ्रोट स्वैब सैंपल दिए जाने के बाद उसकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पता चलने और संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य महकमे का फ़ोन आने में करीब 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। इस दौरान कोविड पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति चारों ओर खुलेआम घूमता रहता है, जिससे ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। अतः यह जरूरी है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जब तक संबंधित व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसे अनिवार्य तौर पर होम आइसोलेशन में रखा जाए। आइसोलेशन संबंधी नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश नवाल ने कहा कि अब विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब की क्षमता को बढ़ाया गया है और अब यहाँ पर 4 शिफ्टों में काम किया जाएगा। अतः अब यहाँ पर अधिक से अधिक सैंपलों की जाँच होगी। जिलाधीश के मुताबिक साधारणतः तीसरे दिन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पता चलनी चाहिए। साथ ही अब स्वैब देने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर 2 दिन में ही उसकी पॉजिटिव अथवा नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होगी। इस हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैसेज भेजे जाएंगे। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा लगातार बढ़ रहे मरीजों एवं जिले में हो रही मौतों पर अपनी चिंता जताते हुए कहा गया कि विगत 1.25 माह के दौरान अमरावती जिले में 18,000 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं और 150 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यह अपने आप में बेहद गंभीर एवं चिंताजनक स्थिति है, जिसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अतः यह जरूरी है कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में छूट देते हुए जो व्यवस्था की गई है उसे ही आगामी 1 माह तक कायम रखा जाए, ताकि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ते हुए लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। मौजूदा हालात पर अपनी चिंता जताते हुए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने कहा कि विगत कई दिनों से हिंदू स्मशान भूमि में 24 घंटे लगातार चिताएँ जल रही हैं। किसी के घर के प्रमुख कर्ता पुरुष की मौत हुई है तो किसी के बुढ़ापे का सहारा कोरोना की भेंट चढ़ गया है। ऐसे में इन परिवारों के दुख दर्द और तकलीफों को भी समझा जाना चाहिए। इससे पहले किसी परिवार में मौत होने पर कम से कम आस पड़ोस के लोग बाग और रिश्तेदार अगले 3-4 दिन तक रोने के लिए तो आते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोग अब मौत पर अफसोस जताने और रोने के लिए भी नहीं आते। ऐसे में तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समय के लिए अपने व्यापार व्यवसाय व फायदे की बात को परे रखते हुए सभी लोगों को सुरक्षित रखने के बारे में सोचा जाए। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे के मुताबिक प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को खोलने के लिए फिलहाल जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। आगामी 1 माह तक सभी दुकानें सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक ही खुली रहे और सभी दुकानों में त्रिसूत्री के नियमों का कड़ाई के साथ पालन हो। साथ ही हालात पूरी तरह नियंत्रित होने तक होटल व रेस्टोरेंट भी न खोले जाएं। इसके बजाय शाम 6 बजे तक पार्सल की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा आगामी 1 महीने तक मंगल कार्यालयों व लॉन में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने की छूट न दी जाए, बल्कि घर परिवार में ही 20 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित किए जाए। इन दिनों विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा दुकानों के खुले रहने का समय बढ़ाकर मांगा जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि फिलहाल इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
जिलाधीश नवाल के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा अमरावती व अचलपुर शहर में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन की शर्तों को शिथिल करते हुए समूचे जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहने की छूट दी गई है। साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए, जिसके बेहतरीन परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। पिछले 2-3 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में हालात की समीक्षा करते हुए शहर के बाजारों, दुकानों व व्यवसायों को चरणबद्ध ढंग से समय में छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए समय पर ही दुकानें शुरू और बंद होंगी। साथ ही सभी दुकानदारों एवं व्यवसायियों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा। विगत कुछ दिनों से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमरावती जिले में कोविड बीमा का लाभ उठाने हेतु जानबूझकर कई लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव दर्शाई जा रही है, जिसके बारे में गत रोज विधान परिषद में शिवसेना के विधायक दिवाकर रावते ने मामला उठाते हुए कहा कि इसे लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया गया, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। वहीं भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने कहा कि वाशिम जिले में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। याद दिला दें कि कुछ अरसा पहले जिला परिषद सदस्य प्रकाश सावले ने अमरावती में कोविड बीमा का लाभ लेने हेतु फर्जी तरीके से पॉजिटिव रिपोर्ट देने वाला रैकेट सक्रिय रहने का आरोप लगाया था। साथ ही विधायक रवि राणा ने भी इस विषय को लेकर स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ आपत्ति दर्ज की थी। जिले में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे द्वारा जिले में कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ केयर सेंटरों एवं क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके तहत अमरावती जिले में कुल 3073 बेड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से केवल 1155 बेड पर ही संक्रमित मरीज भर्ती हैं। वहीं इस समय 1910 बेड रिक्त पड़े हैं, जहां पर नए मरीजों व संदिग्धों को भर्ती किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर जिले में दोबारा कोविड संक्रमण की स्थिति रफ्तार पकड़ती है तो संक्रमितों को भर्ती करने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे द्वारा पहले ही तमाम एहतियाती प्रबंध तैयार करके रखे गए हैं। इस बारे में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक जिले में इस समय 26 कोविड अस्पतालों, 4 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों की व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही 25 कोविड केयर सेंटरों को भी क्रियान्वित रखा गया है। इसमें शहर के 21 निजी कोविड अस्पतालों का भी समावेश है। स्थानीय खरीदी बिक्री कार्यालय में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर दुय्यम निबंधक सहित 3 लोगों से मनपा पथक द्वारा 3-3 हज़ार रुपये, ऐसे कुल 9 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूला गया। खरीदी बिक्री कार्यालय में त्रिसूत्री नियमों का उल्लंघन होने की सूचना मिलते ही मनपा के पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर सचिन बोंद्रे ने अपने पथक के साथ खरीदी बिक्री कार्यालय का दौरा किया और वहां पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होता देख दुय्यम निबंधक गजानन बाखड़े, प्रमोद खंडेराव एवं SG पावड़े पर 3-3 हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया और उनसे जुर्माने की राशि तुरंत ही वसूल की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा सहित आघाड़ी के पदाधिकारियों द्वारा गत रोज राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की गई। इस दौरान राज्यपाल कोश्यारी को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि विगत 2 वर्षों से राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही भारी भरकम विद्युत बिलों से राज्य के नागरिक त्रस्त हैं। ऐसे में इन समस्याओं को हल करने के लिए राज्यपाल द्वारा अपनी ओर से पहल करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। इस समय जिला प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए केवल 20 लोगों की मौजूदगी में विवाह समारोह आयोजित करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कुछ परिवारों द्वारा इन नियमों को दरकिनार करते हुए विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही बुधवार को महेंद्र कॉलोनी में अनिल कासड़े परिवार पर मनपा की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस परिवार द्वारा विवाह समारोह आयोजित करने से पहले मनपा की अनुमति नहीं ली गई थी और संत गाड़गे बाबा बगीचे के सामने विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके लिए अनिल कासड़े पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अमरावती स्कूल्स एसोसिएशन द्वारा शिक्षा अधिकारी को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि जारी शैक्षणिक वर्ष के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करने हेतु पालकों को आदेश दिया जाए। शाला संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्गमित किए गए सभी आदेशों का शाला प्रबंधनों द्वारा पालन किया जा रहा है। जारी शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा शुल्क में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू है। शुल्क के लिए पालकों पर किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं डाला गया और सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा भी दी जा रही है। इसके बावजूद पालकों द्वारा शैक्षणिक शुल्क नहीं भरा जा रहा, अतः उन्हें इस तरह का आदेश दिया जाना चाहिए। जागृति महिला मंडल तथा अग्रवाल सखी मंच द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को महिलाओं हेतु
ऑनलाइन निःशुल्क वैद्यिक मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वैशाली गुल्हाने द्वारा सभी महिलाओं का शानदार ढंग से मार्गदर्शन किया गया। इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर ऑनलाइन ठगबाजी का शिकार हो रहे हैं। इस बात के मद्देनज़र जिला ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल ने सभी लोगों से आह्वान किया है कि वे छोटे छोटे लाभ की लालच में न फंसें और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानियां बरतें। बुधवार 10 मार्च को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर उछाल देखा गया, जब बुधवार को 554 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,882 पर जा पहुंची। साथ ही बुधवार को 24 घंटे के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 578 पर जा पहुंची है। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 693 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 34,514 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,730 है, जिसमें से 1,123 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2,720 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,887 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। समीपस्थ बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वडगांव जिले में 18 जुलाई 2018 को घटित दोहरे हत्याकांड में आज स्थानीय अदालत ने हत्यारोपी गजानन गजभिये को आजीवन कैद और 10,000 रुपये जुर्माने सहित धारा 450 के तहत 5 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस दोहरे हत्याकांड में हत्यारोपी गजानन गजभिये ने अपने 2 मासूम बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। इस मामले में न्यायालय द्वारा सुनाए गए कुल 15,000 रुपये जुर्माने की रकम मृतका के दोनों बेटों को देने के आदेश भी न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। जिले के तिवसा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मोजरी में 22 नवंबर 2014 को शेषराव कांडलकर के घर में चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़े गए अकोला जिले के महागांव निवासी जीतू दादाराव जाधव नामक चोर को स्थानीय जिला न्यायालय ने 1 माह के सश्रम कैद व 3,000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 454 में 45 दिन की सश्रम कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का यह पहला अपराध रहने से न्यायालय ने उससे 20,000 रुपये के PR बॉन्ड पर 3 वर्ष के अच्छे बर्ताव का प्रतिज्ञा पत्र भी लिया। इस मामले में न्यायालय ने तिवसा के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील में यह नया फैसला सुनाया। तिवसा की अदालत ने जीतू जाधव को इस मामले में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को तड़के परतवाड़ा थाना क्षेत्र के तहत मल्हारा गांव के पास कटाई के लिए पैदल ले जाए जा रहे 31 बैलों को रिहा कर उन्हें जीवनदान दिया। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लोग कत्ल के लिए गोवंश को पैदल ले जा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने चिखलदरा तहसील के गंगारखेड़ा निवासी दिलदास बिहारी आठौले और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3,05,000 रुपये मूल्य के बैल और 5 मोबाइल बरामद किए गए। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत विसावा कॉलोनी परिसर में किराए पर लिया हुआ फ्लैट खाली करने के विवाद के चलते मकान मालिक व किराएदार के बीच हुआ विवाद पुलिस थाने में पहुंचा। फ्लैट को किराए पर लेने वाली महिला ने अपने 10 साथियों को फोन कर गाड़गेनगर थाने में बुलाया, जहां पर पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए इन लोगों ने गाड़गेनगर के थानेदार आसाराम चोरमले से धक्का मुक्की भी की। कुछ लोगों ने पुलिस थाने में चल रहे कामकाज की वीडियो शूटिंग की। पुलिस थाने पर पहुंचे इन लोगों के पास एक बोतल में पेट्रोल भी था। साथ ही इन लोगों ने पुलिस थाने में जमकर नारेबाजी भी करनी शुरू की। इस पूरे मामले को लेकर गाड़गेनगर थाना पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। महानगर पालिका के दस्ते ने शहर के 6 बियर बारों पर छापा मारते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद ग्राहकों को शराब पिलाने के कारण इन होटल व बार संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक बार से 8-8 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला। इसके तहत मनपा पथक द्वारा राज प्लाजा, गजल बार, राज पैलेस, राजा साहब बार, कैलाश बार व बगिया वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की गई। यवतमाल शहर के शिवाजी नगर में चरित्र के संदेह के आधार पर रविराज रमेश चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी मेघना रविराज चौधरी की हत्या कर दी गई। ये दोनों पति पत्नी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए आए थे, जहाँ पर रविराज ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर और उस पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जिले में रेती घाट नीलामी प्रक्रिया बाधित रहने से सरकारी और निजी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से रेती लाई जा रही थी, लेकिन विगत 5 फरवरी को एक नया आदेश जारी किया गया। ऐसे में अब रेती के लिए कलेक्टर की परमिशन अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अतः कई ठेकेदारों ने जिलाधीश के पास मध्य प्रदेश से रेती लाने हेतु आवेदन किया है, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी किसी को भी अनुमति नहीं मिलने की जानकारी है। पता चला है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे सभी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में रेती उपलब्ध नहीं रहने के चलते कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी।
ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।